हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के लेक्चर में। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को मैंने कल कुछ प्रश्न दिए थे, उसके कुछ लोगों ने उत्तर दिए हैं, कुछ ने नहीं दिए हैं, तो प्लीज़ उत्तर दीजिए, कमेंट किया करिए, जिससे हमें पता चलता रहे आप लोग कर रहे हो, क्लासेस ले रहे हो। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र। जो मध्य प्रदेश है उसका भौगोलिक क्षेत्र पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश को कहाँ डिवाइड किया गया, क्या है, कैसा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपकी क्लास। देखिए ये बनाया है हमने। अब जल्दी से आप ही अपना मैप बना लीजिए या अपने पास मैप रख लीजिए। मैप बना लीजिए, अपने पास मैप रख लीजिए, जिससे आसानी हो। देखिए अब लिखना है आप लोगों को। मैप बन गया, ये बन गया मैप आप लोगों का। ठीक है, हाँ एक चीज़ और बतानी थी, मैं एक चीज़ और बतानी थी आप लोगों को। जो कर्क रेखा है, एक ये नोट कर लीजिएगा। चलिए ये एक चीज़ और आप लोगों को ये काफी बताया। जो कर्क रेखा है, मैंने ये बताया था आप लोगों को कि जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। जो मध्य प्रदेश के 14 जिले हैं वहाँ से होकर 14 जिलों से होकर गुजरती है। 14 जिलों से कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। अब ये कौन कौन से जिले हैं आप लोग को पता है क्या? ये कौन कौन से जिले हैं आप लोगों को पता है क्या? चलिए तो आज थोड़ा सा इसे देख लेते हैं, कौन कौन से जिले। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे बताने के लिए, तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं कि कर्क रेखा मध्य प्रदेश से कौन कौन से 14 जिलों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहला आएगा, यहाँ पे लिखती हूँ, दिख रहा होगा आप लोगों को। पहला जिला आएगा रतलाम। रतलाम। दूसरा जिला आएगा उज्जैन, जहाँ मंदिर है उज्जैन। ये हम कर्क रेखा के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, एक बार नोट कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पीसीएस के मेंस में भी आ चुका है प्रश्न, आप लोग देखेंगे तो एमपीपीसीएस के मेंस में भी आया हुआ है ये प्रश्न कि कौन से 14 जिलों से होकर गुजरती है, उनके नाम बताएं डिटेल कर। ठीक है, तो रतलाम पहला जिला, उज्जैन दूसरा, आगरमालवा शाजापुर से पृथक हुआ वाला जिला रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा। फिर हमारा चौथा है राजगढ़। आप लोग को दिख रहा है? नहीं, मैं दिख नहीं रहा तो मैं बोल रही हूँ, राजगढ़। पांचवा है हमारा सीहोर। नेक्स्ट है भोपाल। नेक्स्ट है हमारा भोपाल, सीहोर के बाद भोपाल। फिर हमारा विदिशा। फिर हमारा रायसेन। लिखते जाइए, आप लोग भी नोट कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो भी एक एक लाइन, एक एक चीज़ें जो मैं बता रही हूँ ना, फैक्ट सब एग्जाम से रिलेटेड है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तब आपको समझ में आएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों को प्रीवियस ईयर का पेपर भी चाहिए तो आप लोग प्लीज़ बताना, मैं वो प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर एमपी के एग्ज़ाम के दे दूँगी आप लोगों को। जैसे पुलिस हो गई, एसआई हो गई या पीसीएस हो गए, जिसके भी आपको पेपर चाहिए आप लोग बताइएगा तो मैं दे दूँगी आप लोग को। दमोह, रायसेन, सागर, दमोह लिखा आप लोगों ने? रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर। फिर कौन सा आ जाएगा? कटनी, जबलपुर, कटनी, शहडोली। इधर से इतने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। इन 14 जिलों से होकर, अभी और लिख रही हूँ, अभी 14 नहीं हुए हैं, एक और जिला बचा है आप लोगों का, उमरिया। पहले उमरिया फिर शहडोल। ओके, लिख लेना, इसको ठीक कर लेना, है ना? पहले उमरिया फिर शहडोल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हो गए 14 जिले हमारे। एक बार फिर से आप लोगों को बता देती हूँ। रतलाम, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, रतलाम,
पहला जिला, फिर उज्जैन मध्य प्रदेश में दूसरा, आगरमालवा जिला तीसरा, राजगढ़ जिला चौथा, सीहोर पांचवा, भोपाल छठवां, विदिशा जिला सातवां, रायसेन जिला आठवां, सागर जिला नौवां, दमोह जिला 10वां, जबलपुर जिला 11वां, कटनी जिला 12वां, शहडोल जिला 13वां और उमरिया जिला 14वां। ये जो 14 जिले हैं, यहाँ से होकर मध्य प्रदेश राज्य में कर्क रेखा गुजरती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बोल रहे थे तो मैंने एक बार बता दिया इसको, ठीक है। हाँ, इसकी एक ट्रिक है, आप लोग ट्रिक नोट कर लो, यहाँ पे स्पेस नहीं है थोड़ा सा। आज हम ये भौगोलिक क्षेत्र पढ़ेंगे, तो आप लोग एक ट्रिक मैं बता रही हूँ, आप लोग उसको नोट कर लोगे तो ये जिले आपको याद हो जाएंगे। वो ट्रिक है, लिख लीजिए आप लोग अपनी कॉपी में, बोलूँ मैं, ट्रिक है, ऊपर वाली लाइन में लिखिए रउआ राशि उमरासा, नीचे पे लाइन लिखिए दमजा कटनी भबरासा। एक लाइन में आप लोग लिख लीजिए रउआ राशि उमरासा दमजा कटनी, नीचे वाली लाइन में दमजा कटनी भबरासा। ये ट्रिक है जिलों को याद करने के लिए। अब रउआ से रतलाम हो जाएगा, ऊ से उज्जैन होगा। इसी तरह से आप लोग मैच कर लीजिएगा जिलों के नाम, और हो सकते हैं कि जो जैसे कि भवरा, जैसे कि दो शब्द मिल करके कभी कभी जिले को डिनोट करेंगे। आप लोग एक बार मैच कर लेंगे, रउआ राशि उमरासा ऊपर लिखेंगे, दमजा कटनी भवरासा। तो जैसे दमजा, जैसे कटनी पूरा शब्द आ गया है ना, और किसी किसी में जैसे रा से ही जिले का नाम आएगा, जैसे रा से रतलाम हो गया, फिर ऊ से उज्जैन हो गया। तो एक बार आप मैच कर लेना, अगर मैच नहीं बन रहा है मैच करते तो आप लोग कमेंट करना कि तो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोग को मैच करके वो बता दूंगी ट्रिक, ठीक है। आज थोड़ा स्पेस नहीं था तो इसलिए नहीं इतना लिख दिया है मैंने जिलों के नाम, और आपको ट्रिक भी बता दी है। अगर ट्रिक से मैच करते जिलों का नाम नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट करना, मैं बता दूंगी, ओके, कि मैम ट्रिक वाला मैच कर दीजिए, ओके। चलिए ठीक है, इसको इरेज कर दूं मैं, इसको इरेज कर देते हैं। ये आप लोगों को मैंने कर्क रेखा जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है वो एक बार बता दी है, आप लोग नोट कर लेना। अब चलिए, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्र। जो हमारा मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप है वो किस तरह, कितने में डिवाइड हुआ है आपको बताना है। इससे पहले मैं स्टार्ट करूँ, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरी विस्तार कितना है। जल्दी बताइए, आप सभी को बताना है मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार कितना है। जल्दी बताइए, मध्य प्रदेश का अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार। ओके, चलिए मैं देख रही हूँ, चलिए ठीक है, चलिए आप देखते हैं। मध्य प्रदेश, जो हमारा मध्य प्रदेश क्षेत्र है, हमारा मध्य प्रदेश जो है वो आप लोग को पहले दो लाइन लिख लो। जो हमारा मध्य प्रदेश क्षेत्र है, मध्य भारत का हमारा जो मध्य प्रदेश है वो जो है वो क्या है, वो प्रायद्वीपीय पठार का, जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है उसका उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग है। पहले कॉपी में नोट कीजिए, मध्य प्रदेश जो है हमारे मध्य प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। इसे नोट कीजिए कॉपी में, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है। आप लोग नोट कर लीजिए, मैं ये लाइन जो बोल रही हूँ इम्पोर्टेंट है, तो अभी स्टार्ट करने। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश भारत के प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है, उत्तरी हिस्सा है जो मध्य प्रदेश है। लिख लिया, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी हिस्सा। यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है, नीचे लिखिए, यह प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। पता है आपको, जियोग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा गोंडवाना लैंड सबसे पुराना, तो ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इतना लाइन लिख लिया आपने लोगों ने। क्या है ये, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग और गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। चलिए अब देखिए, जो मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्वरूप है उसको मुख्यतः, जो मेन चीज मुख्यतः है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। मुख्यतः उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पर आप लोग देखोगे इस मैप में तो कहोगे मैम बहुत सारा है, मालवा का पठार, नर्मदा, सोनघाटी, आपको बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी, दिख रही है मैप में।
मध्य भारत का पठार। तो मैं समझा रही हूँ आप लोग को, मैंने मुख्यतः 3 भागों में बोला और समानतः 7 भागों में डिवाइड कर दिया। अब वो कैसे? मुख्यतः 3 जो हमारे मेन है वो 3 भाग है और जो समानतः है वो 7 भाग है। चलिए अब मैं बताती हूँ वो कैसे। जो पहला है, जो पहला आप लोग ऐसे ग्राफ बना लेंगे, आपको मैं समझाने, ऐसे ऐसे ग्राफ बना लीजिए और उसके नीचे लिखिए। मैंने बोला ना मुख्यतः 3 और समानतः 7 भागों में। तो जो हमारा पहला भाग है वो है हमारा मध्य भारत का पठार। जो हमारा मध्य भारत का पठार दिख रहा है आप लोगों को, मध्य भारत का पठार लिख लिया आप लोगों ने? दिख रहा है? लिख लिया। अब जो हमारा दूसरा भाग है वो है सतपुड़ा मैकलसेड़ी। क्या है? सतपुड़ा। जैसे मैं लिख रही हूँ आपको मैं समझा रही हूँ कि कैसे क्या, जो 3 मेन है आप लोग एक बार लिख लीजिए। ऐसे ऐसा ग्राफ बनाइए, ऐसे ऐसे, फिर नीचे लिखिए मध्य भारत का पठार, सतपुड़ा मैकलसेड़ी और जो हमारा लास्ट है पूर्वी भाग या बघेलखंड का पठार। इसलिए पूर्वी भाग या बघेलखंड का पठार, पूर्वी भाग या बघेलखंड का पठार। दिख रहा है आप लोगों को? ये मुख्यतः 3 हो गए। अब देखिएगा ये जो मध्य भारत का पठार है इसी के अंतर्गत, मध्य भारत पठार के अंतर्गत ही ये आते हैं मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। जो मध्य भारत का पठार है, मध्य उच्च प्रदेश है, उसी के अंतर्गत आपके ये आते हैं, उसी के अंडर में उसी के अंदर ही ये आएंगे, मतलब उसी का ही एक तरह से पॉइंट है। एक तरह से आप इसमें ऐसे लिख सकते हो। अब आप इसी के नीचे मध्य भारत पठार के नीचे पे ही लिखिए, पहला होगा मालवा का पठार। अब इसी भूभाग के अंतर्गत ये आते हैं, मतलब इनको पढ़ने के लिए, पढ़ने की सुविधा की दृष्टि इस तरह बता दिया गया कि सबका आप अलग अलग पढ़ो, अलग अलग डिटेलिंग, अलग अलग विशेषताएं। पर ये आता कहाँ है? मध्य भारत के पठार में। कौन सा? मध्य भारत के पठार में मालवा का पठार आएगा, नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र आएगा, बुंदेलखंड का हिस्सा आएगा और रीवा पन्ना का पठार आएगा। समझ गया? मध्य भारत या मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत ही आपका मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी का हिस्सा आएगा। ठीक है? और सतपुड़ा मैकलसेड़ी एक अलग वो हो गया, अलग भूभाग, अलग क्षेत्र हो गया, और पूर्वी भाग बघेलखंड। तो मुख्यतः 3 भागों में और समानतः 7 भागों में। 7 कौन कौन से? ये पूरे मिला लोगे तो 7, 1 2 3 4 5 6 7। 7 मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी। तो ये देखिए, अब आप लोग देखिए मैप में, देखिए कि मैंने कौन से क्षेत्र को कहाँ पे लिखा है। अब आप लोग को जानना चाहिए ना कि देखिए ये जो सबसे ऊपर का, ये जो मुरैना, ग्वालियर, भिंड वाला हिस्सा आता है, इसे हम मध्य भारत का पठार कहते हैं। ये जो सबसे ऊपर वाले जिले आते हैं ना, कल मैंने पढ़ाया जो जिले में के बारे में, तो ये जो मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया आते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? मध्य भारत का पठार। तो ये आप लोग देख लीजिए मध्य भारत का पठार। अब देखिए बुंदेलखंड का पठार कौन सा हिस्सा आ रहा है? ये कुछ अशोकनगर, बुंदेलखंड का बहुत सारा हिस्सा, ये दतिया वाला क्षेत्र और टीकमगढ़ निवाड़ी वाला हिस्सा आ रहा है बुंदेलखंड में। याद रखिएगा कि बुंदेलखंड पठार का बहुत सारा हिस्सा जो यूपी में भी है ना, हमारे उत्तर प्रदेश में भी, और ये बहुत सूखा क्षेत्र है, मतलब इसमें यहाँ इस बुंदेलखंड पठार में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, कमी है पानी की। ठीक है? काली मिट्टी तो पाई जाती है। फिर आया ये आप लोगों का ये रीवा सतना पन्ना का पठार, पन्ना रीवा पन्ना का पठार, ये देखिए ये पूरा इतना हिस्सा रीवा पन्ना का पठार। फिर इधर आ गया पूर्वी भाग में ये आप लोग का शहडोल, उमरिया कुछ क्षेत्र आ गया। आप लोग देख लीजिए बघेलखंड कहाँ है? पूर्वी भाग, ये अपना आप सीधी सिलौली वाला पूर्वी भाग, बघेलखंड ये पूर्वी भाग हो गया। और ये जो हमारा है ये सतपुड़ा मैकलसेड़ी, सतपुड़ा
सतपुड़ा के जंगल, सतपुड़ा मैकलसेड, ये नीचे पे। और इसके ऊपर से आप लोग को पता ही है कि नर्मदा नदी ऐसे हमारी प्रवाहित होती है, पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए जाती है। तो ये नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है, ठीक है, यही नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है। और आपको ये पता ही होगा एक मालवा का पठार, मालवा के पठार ये कहते हैं कि जो इंदौर आप लोगों का इंदौर आ जाता है, उज्जैन आ जाता है, और ये बहुत सारे जो है हमारे जिले यहाँ पे, वो सब मालवा का पठार। मालवा का पठार की जलवायु समजलवायु, सबसे अच्छी जलवायु भी कहा गया है मालवा के पठार को। तो चलिए अब हम इन सबको डिटेलिंग से पढ़ें। एक बार मैं ये बताना चाह रही थी कि मैप में कौन सी जगह, कौन से क्षेत्र कहाँ पर है, एक बार आप लोग समझ लो। कौन सा, ये पूर्वी भाग बघेलखंड, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड ये निवाड़ी वाला टीकमगढ़ वाला, मध्य भारत का पठार ग्वालियर मुरैना भिंड वाला, मालवा का पठार हो गया आप लोगों का नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र हो गई जहाँ से नर्मदा नदी बहती है, और नीचे पिछले सतपुड़ा मैकल श्रेणी। ये आपको लोगों को कंफर्म हो गया। इतने भूभाग है, मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भाग है? मध्य भारत का पठार, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, और पूर्वी भाग या बघेलखंड का पठार। और समानतः मध्य भारत के पठार के ही अंतर्गत आता है आप लोगों का मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी, बुंदेलखंड और रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, इन्हें पढ़ने की डिटेल से इस तरह से हम पढ़ेंगे। चलिए तो आप कुछ डिटेलिंग जान लेते हैं कि क्या मध्य भारत के पठार में क्या कैसा है। चलिए आप देखते हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया? कोई डाउट हो तो एक बार फिर से पूछ लीजिए आप। ये मैप है मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश का आज हम भौगोलिक स्वरूप पढ़ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि जो हमारा मध्य प्रदेश है वो प्रायद्वीपीय, हमारे दक्षिण भारत के दक्षिण पठार या प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग है, उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी हिस्सा है, और ये गोंडवाना लैंड का है। और नीचे पे लिख लीजिएगा, ये गोंडवाना, प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का ही हिस्सा है। ओके, इतना आप लोग लिए कॉपी में नोट कर लिया होगा। अब चलिए, अब नोट करने के बाद आप लोग ऐसे एक मैप बनाइए, और मध्य इसको अपने तरफ अपने से अगर समझ में आ गया तो आप लोग जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। कौन सा मध्य भारत का पठार है, कौन सा बुंदेलखंड का पठार है, कौन सा रीवा पन्ना का पठार है, और कौन सा। चलिए अच्छा चलिए इसी में बताती हूँ मैं। ओके, चलिए आप जो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए, जो मध्य भारत का पठार है, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मध्य भारत के पठार में आप लोगों को बताइए मुझे कौन कौन से जिले आते हैं। मध्य भारत के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं, एक बार बताइए मुझे। हाँ, मुरैना, भिंड, श्योपुर, शिवपुरी, ये सब मध्य भारत के पठार में थे। तो देखिए, जो हमारा मध्य भारत का पठार है वो ऊपर वाले जिले आ गए जहाँ से चंबल नदी गुजरती है, जाना पाबा पहाड़ी से निकलती है ना चंबल नदी, और ये इधर से होकर तो प्रवाहित होती है, राजस्थान को निकल जाती है चंबल नदी। तो जो मध्य भारत का पठार है वहाँ पर बहुत सारे क्या कहते हैं अवनलिका का मतलब बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं, गर्त है। कभी आप लोग ग्वालियर वगैरह घूमने जाएंगे तो आप लोग को दिखेगा बहुत बड़े बड़े से गड्ढे गर्त हैं चंबल नदी के कारण। अब हाँ, ये प्रश्न भी आया हुआ है, अब मैं जब नदी पढ़ाऊंगी चंबल नदी तो उसके बारे में बताऊंगी, मतलब कौन सा भूभाग गहरे गर्त के, कौन सी नदी के कारण गहरे गर्त बने हैं, गहरे खंडों में, गहरे खंडों या अवनालिका में परिवर्तित हो गए थे। तो मध्य भारत का पठार की जो मिट्टियां हैं वो सारी चंबल नदी ने पूरी बहती है, इतनी तेज से चंबल नदी बहती है कि अपने साथ बहुत सारी मिट्टियों का क्षय करते हुए गुजरती है। ठीक है, तो आप लोगों ने चंबल के डाकू के बारे में पढ़ा होगा, तो यही है मध्य भारत का पठार में ही। ठीक है, चंबल, अब वो जो बड़े बड़े गड्ढे बन गए, गर्त बन गए, वहीं पे वो लोग छुप जाते थे, उनको छुपने में आसानी होती थी। तो चलिए, मध्य भारत का पठार ये तो पता चल गया कि इधर से नदी चंबल जाती है। चलिए, जब नदी पढ़ाऊंगी तो उसको पूरा अच्छे से बताऊंगी। अभी मध्य भारत के पठार को जानते हैं। तो जो मध्य भारत का पठार है वो हमारे मध्य प्रदेश के भूभाग का कितना 10.68% इसका भूभाग है। मध्य भारत का पठार, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये आता है कि मतलब कि मध्य भारत का पठार का कितना क्षेत्र, कितना हिस्सा है, 10.68%। जो मध्य भारत का पठार है वो है 10.68%, लिख लीजिए। और 32,896 किलोमीटर स्क्वायर, 32,000, यहाँ पे ये जीरो नहीं है,
ये 1000 ही है, ये ऐसे वो लिखा है, ठीक है, लाख नहीं है वो, जीरो नहीं है वो, एर। तो 32,896 किलोमीटर स्क्वायर इसका जो है क्या है, इसका जो एरिया है, इसका एरिया कितना है 32,896 किलोमीटर स्क्वायर और 10.68% इसका पूरा भूभाग है। तो लिख लीजिए जल्दी से, मध्य भारत का पठार लिखिए 10.68%, 32,800, ये आप जीरो नहीं है, हाँ ये 32 लाख मत पढ़िएगा, 32,000 है, ठीक है, और 32,896 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये है मध्य भारत का पठार। इतना हो गया। मध्य भारत के पठार में बहुत सारे गहरे गहरे गर्त बने हैं, मिट्टी का बहुत ज़्यादा क्षय होता है। जब मिट्टी, नदियाँ, पर्वत, पठार सब आगे अलग अलग टॉपिक में मैं आपको डिटेलिंग से बताती जाऊंगी, ठीक है, तो आप लोग को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये किया मध्य भारत का पठार 10.68%। और फिर नेक्स्ट है, ये कितना भूभाग घेरता है मध्य भारत का पठार 10.68% भूभाग, 32,896 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे बुंदेलखंड का पठार। यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार लिख लीजिए ऊपर, बुंदेलखंड का पठार। अब देखिए, अभी मैंने बताया मध्य भारत पठार में मालवा का पठार आएगा, ये आएगा, मेंढक 3 है, तो ये बुंदेलखंड का पठार कहाँ आ जाएगा, इसी के नीचे। तो मध्य भारत का पठार जैसे मैंने ये बनाया हुआ ना, ऐसे बनाएंगे और मध्य भारत के पठार के नीचे पे ही ऐसे लाइन खींच के यहाँ पे लिखेंगे बुंदेलखंड का पठार। ये स्पेस नहीं है इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को बोल रही हूँ, बुंदेलखंड का पठार, इसी के नीचे पे मध्य भारत के पठार के नीचे पे बुंदेलखंड का पठार। तो जो हमारा बुंदेलखंड का पठार है उसका हिस्सा है 7.7%। कितना भूभाग है उसका टोटल 7.7% बुंदेलखंड के पठार का, और 23,777 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। 23,777 किलोमीटर स्क्वायर इसका बुंदेलखंड के पठार का, 7.7% इसका टोटल हिस्सा है। कितना भूभाग है 7.7% बुंदेलखंड का पठार। बुंदेलखंड के पठार में पानी की बहुत ज्यादा है, तो काली मिट्टी, काली मिट्टी पर पानी नहीं गिरता है, पानी सूखा रहता है मोस्टली। तो क्या होती है, सूखा होता है तो काली मिट्टी अपने आप ऐसे फट जाती है, देखा होगा आप लोगों ने टीवी उवी में, तो काली मिट्टी फट जाती है, इसलिए काली मिट्टी को जुताई करने की जरूरत ही नहीं होती है, ठीक है। तो बुंदेलखंड के पठार में थोड़ी पानी की समस्या है। आपका निवाड़ी टीकमगढ़ हो गया। तो 7.7% है बुंदेलखंड का पठार और 23,777 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। नोट कर लिया आप लोगों ने। अब बुंदेलखंड के पठार के नीचे पे ही आएगा आप लोगों का रीवा पन्ना का पठार। मध्य भारत के पठार के अंतर्गत ही आएंगे, मैंने आपको बता दिया ये जो हिस्से, तो इसी के नीचे पे आप लिख लीजिए रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। नोट कर लिया। अब देखते हैं रीवा पन्ना, इनका जो एरिया कितना आ रहा है ना, ये मतलब कितना भूभाग है, जैसे इसका रीवा पन्ना पठार का 10.37%, तो ये आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा याद रखिएगा। तो रीवा पन्ना का पठार 10.37% है इसका, और 34,584 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। किसका, रीवा पन्ना का पठार। पन्ना क्यों फेमस है, जल्दी से बताइए। सबसे ज्यादा हीरा उत्पादन करता है ना, कुछ ही क्षेत्र हैं जो भारत में हीरा उत्पादन में फेमस है, उनमें से पन्ना आपका महत्वपूर्ण है। अब ये आप लोग बताइएगा कि किस खदान से निकलता है। और भी एक एरिया है मध्य प्रदेश में, और भी जगह हैं जहाँ से हीरे निकलते हैं, मुझे आप लोग बताइए प्लीज कमेंट करके कि वो कौन सा एरिया है जहाँ से हीरे मध्य प्रदेश के निकलते हैं। तो पन्ना हो गया, एक कौन सा है, चलिए अभी देखते हैं रीवा पन्ना का पठार। तो रीवा पन्ना के पठार में 10.37% इसका भूभाग हो गया और 34,584 किलोमीटर स्क्वायर इसका पूरा क्षेत्रफल हो गया। बुंदेलखंड का पठार हो गया, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार। अब हम जानेंगे मालवा का पठार के बारे में। तो मालवा, ये नोट कर लिया आप लोगों ने, रीवा पन्ना का पठार का 10.37% ही इसका भूभाग हिस्सा है, ठीक है।
अब चलिए, अब मालवा के पठार के बारे में जानेंगे। मालवा का पठार बताया था यहाँ की जलवायु सम है, यानी कि यहाँ न ज़्यादा गर्मी पड़ती है न ज़्यादा ठंडी, और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो अनाज है पैदावार, मतलब इसकी जलवायु बहुत ज़्यादा अनुकूल है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये पेपर में बहुत हमेशा आता है कि मालवा का पठार की जलवायु अनुकूल है, उसके बारे में बताएं, डिटेल करें। मेंस में ये टॉपिक मतलब बहुत आता है, टॉपिक मेंस का फेवरेट है मालवा का पठार। तो मालवा का पठार जब करेंगे हम लोग और आगे तो अच्छे से करेंगे। अभी आज जानिए आप लोग, मालवा का पठार जो है हमारे मध्य प्रदेश के पूरे भूभाग में इसका जो हिस्सा है सबसे ज़्यादा है, 28%। इस मालवा का पठार ही सबसे बड़ा है, इसका हिस्सा कितना है 28%, यानी कि 28% मालवा का पठार। 88,222 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, 88,222 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, और ये सबसे बड़ा है। जो चीनी यात्री फाहियान आया था ना, वो चीनी यात्री फाहियान आया था, उसने भी मालवा के पठार के बारे में अपनी किताब में लिखा था, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण हो जाती है। यहाँ की जलवायु के बारे में उसने लिखा था कि कितनी अच्छी चीज़ें हैं, वो आप लोग पढ़ा होगा शायद हिस्ट्री में। चलिए, तो मालवा के पठार ही सबसे अच्छा है, जहाँ पे गेहूँ की पैदावार ज़्यादा होती है, फसलों का उत्पादन ज़्यादा होता है, जलवायु अनुकूल है, मिट्टी काली है, मतलब कि अच्छी है फसलों के लिए, इसलिए मालवा का पठार पूरे मध्य प्रदेश में सबसे अच्छा क्षेत्र है। 28% और सबसे बड़ा भी है, 28% भूभाग इसका है, और 88,222 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। तो ये रहा मालवा का पठार। आप लोग देखिएगा कौन कौन से जिले आते हैं मालवा के पठार में, मतलब कौन, देख लीजिए एक बार अच्छे से। आप देखिए, मालवा का पठार हो गया। अब हम जानेंगे नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र तो आपको पता ही है कि नर्मदा नदी यहाँ से निकलती है अमरकंटक से, और ऐसे ऐसे प्रवाहित होते हुए गुजरात में इधर खंबाती खाड़ी में गिर जाती है ना, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो यही है, यही जो क्षेत्र है जहाँ से नर्मदा प्रवाहित होती है, तो ऐसे ऐसे ऐसे, तो वही वाला क्षेत्र आपका नर्मदा, और अमरकंटक अनूपपुर से वहाँ से सोन भी निकलती है, तो ये है नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र। तो नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र 26%। सबसे ज्यादा किसका एरिया है, मालवा का पठार का 28%, सबसे ज्यादा इनमें मध्य प्रदेश में, और नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र है 26%, और 86,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है। इसका एरिया 86,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में नर्मदा सोन घाटी का फैला हुआ है। ठीक है, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि कितना कितना भूभाग, कितने कितने हिस्से हैं, कितना क्षेत्रफल है इसका, कितने % इसका भूभाग है, वो बता रही हूँ, है ना। ये जानना बहुत जरूरी है, उसके बाद डिटेल करेंगे। अब देखिए, सतपुड़ा मैकल श्रेणी। अब ये नीचे पे सतपुड़ा के घने जंगल बहुत सारे बताइए। सतपुड़ा के घने जंगल किसकी रचना है, एक रचना है सतपुड़ा के घने जंगल। चलिए ठीक है, फिर कभी आप बताइएगा। ये सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी 34,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। ये नीचे का आपको पूरा ये एरिया आ जाएगा, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सतपुड़ा के घने जंगल, है ना। और 11% इसका भूभाग, जो हिस्सा टोटल है वो कितना है 11%। नर्मदा सोन घाटी का 26%, सतपुड़ा मैकल श्रेणी का 11%। ये नोट करते रहिएगा आप लोग। 34,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में ये पूरा हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी फैला हुआ है। ये समझ में आ गया। अब हम जानेंगे पूर्व विभाग। सतपुड़ा मैकल श्रेणी भी एक हिस्सा है भौगोलिक, मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों का, भौगोलिक जो हम लोगों ने वो किया है, डिवाइड किया भौगोलिक स्वरूप में, तो मुख्यतः 3 में। तो एक सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ये नीचे का सतपुड़ा मैकल श्रेणी है, और एक पूर्वी भाग बघेलखंड है, और ये मध्य भारत का पठार है। और मध्य भारत पठार के ही अंतर्गत मालवा का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है, नर्मदा सोन घाटी का पठार, और रीवा पन्ना का पठार। इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। मुख्यतः मेन 3 है, और समांतर पढ़ने के साथ समांतर टोटल पूरे 7 भूभाग में इसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है इसका हिस्सा। तो चलिए, जो पूर्वी भाग है बघेलखंड का पठार है, बघेलखंड का पठार, इस बघेलखंड को हमने जो इसका भूभाग है वो टोटल 7% है, यानी कि 7% है, और इसको 25,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है। तो पूर्वी भाग या बघेलखंड, इसी को पूर्वी भाग कहते हैं या बघेलखंड का पठार कहते हैं। तो ये जो बघेलखंड का पठार है ये टोटल 7% है, और 25,000 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में फैला हुआ है।
आपको समझ में आ गया। आज सिर्फ मैंने इसके कितने परसेंट इसका भूभाग है, कितना इसका क्षेत्रफल है और किस एरिया को मध्य भारत का पठार, कौन मालवा का पठार है। अगर अब मैं जब आगे पढ़ाऊंगी तो अगर मैं बता रही हूँ कि ये मालवा में स्थित है या मालवा पठार में, या मैंने बता दिया कि कोई पर्वत है, कोई पठार है, या ये सतपुड़ा मैकर श्रेणी में आता है, या कि हाँ मैंने बोल दिया, जैसे मैंने बोल दिया ये नदी, ये चीज़ जो है बघेलखंड में बहुत फेमस है ना, बघेलखंड में बहुत फेमस चीज़ है। जैसे मैं कह दूंगी कि ये खाना बघेलखंड में बहुत फेमस है, या ये नाच, ये जो नाच है, नृत्य है, या ये संगीत है, ये नौटंकी है, ये बघेलखंड में फेमस। आप लोग को जानना चाहिए ना कि बघेलखंड है कहाँ पे और कौन सा जो हमारा जिला, कौन सा एरिया बघेलखंड में आ रहा है। तो आप लोग जानोगे नहीं बघेलखंड कहाँ है, बुंदेलखंड कहाँ है, तो फिर दिक्कत होगी। हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा कभी बच्चे। बुंदेलखंड वाला ये निवाड़ी, टीकमगढ़, ये छिंदवाड़ा वाला है, छतरपुर पन्ना वाला है ये बुंदेलखंड, और ये रीवा से ये सीधी शहडोल, ये हमारा इधर वाला एरिया बघेलखंड है ना। तो बच्चे कंफ्यूज होते हैं बुंदेलखंड, तो बुंदेलखंड ऊपर पे, ये निवाड़ी टीकमगढ़ वाला, छतरपुर वाला, और बघेलखंड हमारा इधर शहडोल रीवा सतना वाला, रीवा सीधी वाला, सॉरी, ठीक है। रीवा पन्ना पठार अलग ही है, यहाँ पे कुछ रीवा के पन्ना सतना इसका हिस्सा आता है, और ये बघेलखंड का। तो अब मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग को बोल दूँ ये बुंदेलखंड में फेमस है, तो आप लोग समझ जाओ कि बुंदेलखंड में कौन सा जिला है या किस एरिया में फेमस है। तो एक बार आप लोग मैप अच्छे से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। मालवा का पठार सबसे बड़ा है, 28% है, और ये मालवा का पठार मध्य भारत के पठार के अंतर्गत ही आता है। चलिए अब हम अगली क्लास में और भी पढ़ेंगे और डिटेलिंग से करेंगे। तब तक आप लोग ये एक बार अपने से बनाइए, और आप लोग को ये तो पता चल गया हो कि मालवा बुंदेलखंड, लेकिन इसके कितने परसेंट भूभाग है। जैसे बुंदेलखंड का 7.7% है, मध्य भारत का 10.68% है। तो ये भी याद करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ एक बार आप लोग देख लीजिएगा, कोई डाउट्स हो तो बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।